हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टूडेंट्स वर्सेस स्टडी। आज हम इस वीडियो में करने वाले हैं क्लास 10th एनसीईआरटी ज्योग्राफी के चैप्टर लाइफलाइंस ऑफ नेशनल इकोनॉमी को। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं रेलवेज की। तो रेलवे जो है ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम का एक बेसिक मोड है, प्रिंसिपल मोड है। चाहे वो अब हमें पिलग्रिमेज के लिए जाना हो, यानी कि तीर्थ यात्रा के लिए जाना हो, चाहे वो हमारे बिजनेस के लिए जाना हो, चाहे हमें रिश्तेदार के घर पे जाना हो, तो कहीं पे भी जाना हो हम रेलवेज़ का इस्तेमाल कर सकते हैं। एंड ज़्यादातर हमारे जो लॉन्गर डिस्टेंस है उनको कवर करने में हमारे रेलवेज़ हेल्प करते हैं। मतलब एयरवेज से भी हो सकता है, लेकिन एयरवेज़ का जो टिकट है वो काफ़ी ज़्यादा महंगा आता है, तो इसलिए रेलवेज़ को ज़्यादा प्रेफरेंस दी जाती है। और किसी भी कंट्री के डेवलपमेंट में जो है हमारे रेलवेज़ का भी बहुत बड़ा हाथ होता है, क्योंकि रेलवेज़ के थ्रू जो हम क्या करते हैं अपने गुड्स को भी एक्सचेंज करते रहते हैं। मतलब अगर हमें रॉ मटेरियल चाहिए, मतलब दूसरे स्टेट से आ रहा है या फिर दूसरी कंट्री से आ रहा है, तो हम रेलवेज़ का इस्तेमाल कर सकते हैं, है ना। और हमारा जो फिनिश प्रोडक्ट है उसको लेके जाना है कहीं पे, तो भी हम रेलवेज़ का यूज़ कर सकते हैं। तो यानी कि हमारे रेलवे जो है वो भी एक इंटीग्रल पार्ट है हमारे देश के डेवलपमेंट का, चाहे वो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट हो, चाहे वो एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट हो। अब जो इंडियन रेलवेज़ है वो लार्जेस्ट पब्लिक सेक्टर है, यानी कि गवर्नमेंट के अंडर आती है। एंड जो हमारी फर्स्ट ट्रेन थी ना, वो मुंबई से थाने तक का उसने डिस्टेंस कवर किया था 1853 में। एंड कितना डिस्टेंस था? 34 किलोमीटर। यानी कि जो हमारी फर्स्ट ट्रेन थी वो मुंबई से थाने गई थी। मतलब जब उसने डिस्टेंस कवर किया तो मुंबई से थाने तक का डिस्टेंस कवर किया था, जो कि था 34 किलोमीटर। एंड कब किया था? 1853 में। Railway network distribution in the country largely influenced by physiographic, economic and administrative factors। यानी कि किसी भी कंट्री का जो रेलवे नेटवर्क डिस्ट्रीब्यूशन है वो उसके फिजियोग्राफिक, इकोनॉमिक और एडमिनिस्ट्रेटिव फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। फिजियोग्राफिक मतलब कि फिजिकल अपीयरेंस, यानी कि वहाँ पे किस तरीके का लैंड है या फिर किस तरीके का स्ट्रक्चर है। और दूसरा हमारा इकोनॉमिक, इकोनॉमिक मतलब कि क्या कितनी चीज़ एक्सपोर्ट होनी है, कितनी चीज़ इंपोर्ट होनी है, कितनी चीज़ कहाँ पे जानी है, कितनी चीज़ यहाँ पे आनी है, इस तरीके से। अब जो हमारे नॉर्दर्न प्लेन्स है तो वहाँ पे रेलवे बनाने में काफ़ी ज़्यादा, मतलब रेलवे बनाते हैं तो काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा देखने को मिलता है, क्योंकि वहाँ पे जो पॉपुलेशन है वो काफ़ी ज़्यादा है। एंड वहाँ पे एग्रीकल्चर भी काफ़ी होता है, एग्रीकल्चर काफ़ी होता है तो रेलवे का यूज़ भी ज़्यादा होगा रॉ मटेरियल लाने के लिए या फिर फिनिश प्रोडक्ट भेजने के लिए। और पॉपुलेशन ज़्यादा है तो यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग रेलवे का इस्तेमाल करेंगे। फिर नेक्स्ट पॉइंट आता है कि जहाँ पे रिवर्स होती है ऐसी जगहों पर जो रेलवे बनाने वाला सिस्टम है ये काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। बहुत सारी प्रॉब्लम्स आते हैं, ऑब्स्टिकल्स आते हैं, क्योंकि रिवर से ऊपर से पहले हमें ब्रिजेस निकालने पड़ते हैं, तब जाके उनके ऊपर हमारा रेलवे कंस्ट्रक्ट हो सकता है, तो इसमें काफ़ी ज़्यादा खर्चा हो जाता है। अगर हिली एरियाज़ में बात करें तो वहाँ पे स्लोप पे जो है हमारी रेलवेज़ नहीं बन सकती है। फिर उसके बाद अगर हिमालयाज़ वाली बात करें तो पहाड़ों को काटना इतना आसान थोड़ी ना होता है, तो इतने आसान काम नहीं है, तो वहाँ पे भी काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो जाता है बनाना। वहाँ पे गैप बनाना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है, टनल्स बनाने पड़ते हैं रेलवे कंस्ट्रक्ट करने के लिए। फिर उसके बाद जो हमारी राजस्थान वाली साइड है जहाँ पे रेत ही रेत है, एंड अगर वहाँ पे हम रेलवे कंस्ट्रक्ट करते हैं तो वो नीचे धंस जाएगी। तो ऐसे रेलवे बनाने का भी क्या काम है ना, कि वो जब उस पर ट्रेन नहीं चले तो वो नीचे ही धंस जाए। फिर इसके बाद जो हमारा मध्य प्रदेश वाला इलाका है तो वहाँ पे फॉरेस्ट इतने हैं कि अगर हम उन्हें फॉरेस्ट को काट देंगे तो फॉरेस्ट का भी तो नुकसान हो जाएगा ना। और वहाँ पे रोडवेज से काम चल रहा है तो वहाँ पे रोडवेज से काम चला भी रहे हैं। फिर जो हमारा कोंकण रेलवे है वहाँ पे भी हमें रेलवेज़ बना के फ़ायदा तो हुआ है, बट फ़ायदा तब देखा जाता है ना कि जितना पैसा हमने लगाया है उतना आए, मतलब उसके साथ साथ प्रॉफिट भी आए। तो फ़ायदा हमेशा होता है, बट और मतलब प्रॉफिट अच्छे से मिलता है या फिर जितना पैसा लगाया है उतना निकलता है, वो अलग बात है। फिर कुछ और प्रॉब्लम्स है जो कि हम क्रिएट करते हैं कि बहुत सारे पैसेंजर्स जो होते हैं वो बिना टिकट के ट्रैवल करते हैं। मतलब बहुत सारे लोग होते हैं जो अफोर्ड नहीं कर पाते, बट कुछ लोग होते हैं जो मज़े मज़े में कि चलो आज बिना टिकट के चलते हैं, देखते हैं टीसी क्या कहता है, और इस तरीके से जो है चले जाते हैं बिना टिकट के। ये टिकट का जो पैसा है ये तो गवर्नमेंट पे ही जाएगा ना, फिर वो रेलवे पे इसको लगाएगी इसको मेंटेन करने में, लेकिन लोग जो ऐसे सोचते ही नहीं है। फिर उसके बाद जो लोग हैं वहाँ पे रेलवे का सामान तोड़ के चले जाते हैं, बहुत ज़्यादा रेलवे की प्रॉपर्टी को डैमेज किया जाता है। और उसके बाद अब ट्रेन में जो चेन होती है वो क्यों होती है? देखो, ट्रेन में चेन इसलिए होती है कि अगर किसी की तबीयत ख़राब हो जाती है, बहुत ज़्यादा हालत ख़राब हो जाती है किसी व्यक्ति की, तो वो जो
चेन है उसको पुल करके ट्रेन को रोक दिया जाए, जिससे कि उसका जो है जल्द से जल्द इलाज करवा पाए, या फिर कोई भी प्रॉब्लम आ जाती है तो उसको ठीक करवा पाए। लेकिन लोग जो है इसलिए चेन को पुल कर देते हैं क्योंकि उनका स्टॉप आ गया। तो ये तो गलत बात नहीं कि अगर उनको नीचे उतरना है तो आप वो चेन थोड़ा ना पुल कर सकते हैं। ऐसे बहुत ज़्यादा डैमेज होता है हमारे रेलवे की प्रॉपर्टी को। तो अगर आपके एग्ज़ाम में आपसे पूछा जाए कि रेलवेज़ को क्या क्या प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती है, तो ये 3 है। और जो मैंने आपको पीछे बताया ना कि फॉरेस्ट वाले एरियाज़ में नहीं हो सकते, रेत वाले एरियाज़ में नहीं हो सकते, फिर स्लोप वाले एरियाज़ में नहीं हो सकते हैं, तो वो भी आप लिख देना। फिर आता है हमारे पास पाइपलाइन। पाइपलाइन जो है वो हमारा लेटेस्ट मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट है, यानी कि हमारे ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम में पाइपलाइंस की एंट्री अभी अभी कुछ सालों में ही हुई है। अब इसमें जो है ना हमारे पाइपलाइंस का यूज़ तब होता है जब हमें गैस या लिक्विड्स का ट्रांसपोर्ट करना होता है, चाहे वो हमारा क्रूड ऑयल हो, चाहे वो पेट्रोलियम के प्रोडक्ट्स हो, नेचुरल गैस हो, और अगर हमें सॉलिड को जो है ट्रांसपोर्ट करना भी है पाइपलाइन के थ्रू, तो हमें जो है उसकी स्लरी बनानी पड़ती है। स्लरी मतलब होता है कि हमें इसका घोल बनाना पड़ता है। घोल बनाएंगे तो फिर वो पाइपलाइंस में एंटर कर जाएगी, वरना वो पाइपलाइंस में सॉलिड जो है वो फंस जाते हैं तो पाइपलाइंस को भी नुकसान होता है हमारा, और प्रोडक्ट भी चला जाता है। अब इसमें जो है हमारे पाइपलाइंस का जो शुरुआत में जो पैसा लगता है इनको बिछाने में, वो काफ़ी ज़्यादा होता है, बट जो इसका बाद में मेंटेनेंस का खर्चा होता है काफ़ी कम होता है। एंड उसके साथ साथ जो हमारा ट्रांसशिपमेंट लॉसेस हैं वो भी कम होते हैं। मतलब कि ट्रांसशिपमेंट का मतलब होता है कि मान लो आपको ये लोडिंग एंड अनलोडिंग वाला काम नहीं होता है, क्योंकि पाइपलाइन में अगर हमने कोई सामान डाला है तो वो एक जगह से डायरेक्ट, मतलब एक जगह से जब जाएगा तो दूसरी जगह जाकर ही रुकेगा। बीच में आपको कोई ऐसा तो नहीं है ना कि एक पाइपलाइन से हटाया दूसरी पाइपलाइन में लगाया, ऐसा नहीं करना पड़ता है आपको। फिर हमारे पास पाइपलाइंस भी बहुत सारी है। सबसे पहले है हमारी असम से कानपुर वाली, जिसमें हमारी ब्रांच आउट भी कर जाती है गुवाहाटी में, बरौनी में, इलाहाबाद में, हल्दिया में, राजबंद से मौरीग्राम में, गुवाहाटी में। फिर उसके बाद नेक्स्ट आती है हमारी गुजरात के सलाया से पंजाब के जलंधर तक वाली जो हमारी पाइपलाइन है, इसमें भी ब्रांच आउट कर जाती है विरंगम में, मथुरा, दिल्ली, सोनीपत, वडोदरा, गुजरात, मतलब ख्याली के लिए चक्षु और बाकी सारे प्लेसेस भी हैं। सॉरी, इसमें एक पाइपलाइन रह गई है, वो एक हज़ीरा जगदीशपुर वाली है। हज़ीरा हमारा गुजरात में है एंड जगदीशपुर हमारा यूपी में है। ये भी एक पाइपलाइन है कि जो गुजरात का हज़ीरा है वो उत्तर प्रदेश के जगदीशपुर से कनेक्ट करता है पाइपलाइंस के थ्रू। नेक्स्ट आता है हमारा वाटरवेज। जो वाटरवेज है ना उसका तो हम काफ़ी सालों से इस्तेमाल करते आ रहे हैं, क्योंकि जब अंग्रेज़ थे तो फिर जो हमारा इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम था तब भी वो वाटरवेज के थ्रू ही होता था। फीचर्स की बात करें हम वाटरवेज की, तो फिर ये जो है सबसे सस्ता मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट होता है। फिर उसके साथ साथ जो हमारा भारी हैवी और बल्कि गुड्स होते हैं उनको कैरी करने में हेल्प करता है। फिर फ्यूल एफिशिएंट होता है, एनवायरनमेंट फ्रेंडली होता है। तो वाटरवेज को जो है जो गवर्नमेंट है उसने नेशनल वाटरवेज का करार दे दिया गया है। लेकिन उसके साथ साथ इसका डिसएडवांटेज ये है कि बहुत ज़्यादा स्लो होता है, लेकिन फिर भी हमें शायद इसका यूज़ करना चाहिए क्योंकि फ्यूल एफिशिएंट है, एनवायरनमेंट फ्रेंडली है, तो और क्या चाहिए। हमारे पास कुछ नेशनल वाटरवेज भी हैं। ये हमारे पास 5 नेशनल वाटरवेज हैं। पहले हमारा इलाहाबाद से हल्दिया तक वाला 16 एंड 20 किलोमीटर लॉन्ग है एंड गंगा रिवर पे है। फिर नेक्स्ट है हमारा ब्रह्मपुत्रा रिवर पे सदिया एंड धुबरी वाला। फिर है हमारा केरला के वेस्ट कोस्ट कनाल पे। फिर फोर्थ है हमारा कृष्णा गोदावरी रिवर पे एंड फिफ्थ है हमारा ब्रह्मणी और मतई रिवर पे। अब आपको जो है ना इस पर ये याद नहीं रखने की किसको किससे कनेक्ट करता है या फिर कौन सा हमारा क्या है, मतलब ऐसे नहीं याद रखना है आपको। आप सिर्फ इसकी रिवर से याद रख लो कि कौन सा वाटरवे है जो है हमारा कौन सी रिवर पे है। आपसे यही पूछा जाएगा, कभी आपसे इसकी लेंथ भी नहीं पूछी जाएगी कि कितनी लेंथ का है बताओ ये। फिर हमारे कुछ और वाटरवेज भी जैसे कि मांडवी हो गया, जुआरिन, कंबरजुआ हो गया, सुंदरबन हो गया, बराक और बैक वाटर हो गया केरला के। तो ये सब भी हमारे वाटरवेज की ही पार्ट हैं। फिर उसके बाद जो हमारे देश का 95% ट्रेड वॉल्यूम है ना वो वाटरवेज के थ्रू होता है। मतलब जो हमारा 95% ट्रेड है वो वाटरवेज के थ्रू होता है। सो आई होप कि आपको ये सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो गए होंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।